प्रयास ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राजेश पालावत आप लोगों के बीच संस्कृत विषय को लेकर के आया हूं। रीट के जो पात्रता वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी काफ़ी सामने समस्याएं थी। वो सोच रहे थे कि भी संस्कृत विषय को लेकर के अपन किस प्रकार से कार्य करेंगे। प्रयास संस्थान ने उन बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुझे आदेश दिया और उसी आदेश की मैं पालना करते हुए आप सबके बीच में ये जो प्रश्न श्रृंखला अपन करेंगे, ये समस्त प्रश्न जो हैं वो सारे गत वर्षों परीक्षाओं में आए हुए हैं और इनको अपन बहुत अच्छे से इसका सरलीकरण करेंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीतल मन से, धैर्य से अपन समस्त कार्य करेंगे। विशेष तौर से जो पात्रता वाले जो बच्चे हैं, संस्कृत विषय जिनकी नहीं रहा होता है, वो बड़े चिंतित और व्याकुल अवस्था में होते हैं संस्कृत विषय को लेकर, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई जीवन में कभी पहले पढ़ा ही नहीं और एक नया नवीनतम विषय है, इसका अपन कैसे समाधान करेंगे, कैसे निराकरण करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न को समझ पाएंगे, कैसे इनके विकल्प जो हैं उन विकल्पों से अपन एक अच्छे सही और सत्य विकल्प को कैसे चुन पाएंगे। उन समस्त समस्याओं का अपन यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे आराम से समझ के साथ समाधान करते हैं और साथ बने रहिए। प्रत्येक विषय बिंदु, संस्कृत से संबंधित जितने विषय बिंदु अपने हैं उन समस्त विषय बिंदुओं के अपन प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे रोज, प्रतिरोज, प्रतिदिन, और धीरे धीरे अपन सीखते चले जाएंगे। ये भी आप लोग जानते हो, सब शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग ये समझते हो कि भाई एक ही दिन में हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। धीरे धीरे अपन हर एक समस्या का निराकरण कर पाएंगे। ये वो प्रश्न हैं जो गत विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और वो प्रश्न मैं टॉपिक वाइज लेके आया हूँ। आज अपना जो प्रथम टॉपिक जो था वर्ण विचार का, उसके प्रश्न में लेके आया हूँ जो गत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। उनका अपन इसका बहुत ही आराम से समझ के साथ इसका सरलीकरण करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, पात्रता वाले विशेष, परंतु केवल पात्रता वाले नहीं, बजाय अपन बात करें मेंस के एग्जाम की बात करें, अपन बात करें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, अपन डिपार्टमेंट के एग्जाम की बात करें, तो विषय संस्कृत से संबंधित जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, जितनी भी बातें हैं, वो अपन इसमें करते हैं और सभी संस्कृत शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी विषय है। तो अपन इसके प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अपना जो प्रथम प्रश्न आता है, वो प्रथम प्रश्न क्या है, पात्रता वाले विषय बिंदु, इस पे ध्यान जरूर दें। इस पे उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं कि इस प्रश्न में है क्या, पूछा क्या, इसका उत्तर दूं तो मैं किस प्रकार से दूं। तो पहला प्रश्न जो आता है इसमें, पहले प्रश्न में यूं पूछा है कि हरिश्वेश्वरः भवन्ति। संस्कृत में 3 प्रकार के स्वर पाणिनि महोदय बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुर्गे की बांग के आधार पे या ऊ में लगने वाले, ऊ कालो अच हरिश्व दीर्घो प्लुत है, ऊ में लगने वाले समय के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसको हरिश्व नाम दिया, दूसरा जिसको दीर्घ नाम दिया और तीसरा प्लुत नाम दिया। यहां पे पूछा है कि हरिश्व, हरिश्व को अपन लघु कहते हैं, इन्हें ही मूल कहते हैं, इन्हें ही अपन एक मात्रिक कहते हैं और यही जो है हरिश्व कहलाते हैं। तो हरिश्व स्वर जो हैं वो होते हैं, ये विकल्प है। ये सेकंड ग्रेड 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हरिश्व स्वर जो हैं, तो अपन हरिश्व स्वर की बात कर रहे थे। हरिश्व स्वर मूल रूप से होते हैं 5 और 5 हरिश्व स्वर में अगर बात करें इसमें, तो पहला ऑप्शन इसका अपना सही बनता है, ए, ई, उ, री और री। ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है? हमें एक ऑप्शन, एक विकल्प को सही करने के लिए 3 विकल्प को हमें क्या करना पड़ता है, गलत साबित करना पड़ता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ए, ई, उ, री, ये पांचों के पांचों जो है वो कौन से स्वर कहलाते हैं, हरिश्व स्वर कहलाते हैं। ये 2 नंबर का विकल्प इसमें सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जो दे रखा है दीर्घ स्वर, यहां पे ई जो है वो बड़ी है, तो इसका मतलब यहां पे दीर्घ है, तो ये ऑप्शन क्या नहीं है, सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर अगर 3 की बात करें तो 3 नंबर में देखो ये ओ जो है वो क्या दे रखा है, इसमें दीर्घ दे रखा है। तो दीर्घ अगर ऊ दे रखा है तो इसका मतलब ये तो हरिश्व नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमें एक एक अक्षर पर विशेष रूप से, गंभीर रूप से अपने को इसे विचार करना है और सरलता से, ठंडे दिमाग से उसे विचार करते हुए हमें उत्तर तक पहुंचना है। यहां पे ई दीर्घ थी इसलिए हरिश्व स्वर नहीं है, यहां पे ऊ दीर्घ है तो इसलिए हरिश्व स्वर नहीं है, और यहां पे तो हम देख ही रहे हैं, यहां पे तो सारे के सारे जो वर्ण है वो दीर्घ वर्ण है और दीर्घ वर्ण है। अतः हमें पूछा कौन सा गया है, हमें तो हरिश्व स्वर पूछा गया है, और हरिश्व स्वर पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दीर्घ की जहां तक अपन बात करें तो आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, ए, ऐ, ओ, औ, और एक इसमें बात करें तो एक इसमें जो दीर्घ री है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। तो ये 8 वर्ण जो होते हैं, ये 8 वर्ण जो होते हैं, ये वर्ण कौन से होते हैं, अपने दीर्घ वर्ण होते हैं।
इनको दीर्घ के अलावा अपन इसको क्या नाम देते हैं, गुरु वर्ण भी इनको नाम दे दिए जाते हैं। तो ये चार का जो विकल्प है, इस विकल्प में 8 वर्ण जो हैं वो आठों के आठों वर्ण कौन से वर्ण होंगे, दीर्घ वर्ण और गुरु वर्ण होंगे, और ये जो 5 वर्ण होंगे वो क्या होते हैं, अपने ह्रस्व वर्ण होते हैं। इसके अलावा 8 या 9 वर्ण प्लुत भी बताए हैं भगवान पाणिनि ने। प्लुत की संख्या जो बताई है वो कितनी बताई है, 8 या 9, 8 या 9, 8 या 9। उन्होंने कहा है कि अगर ली को प्लुत की संज्ञा में मानते हैं तो प्लुत की संख्या कितनी हो जाती है, 9, और अगर ली को प्लुत नहीं मानते हैं तो स्वर कितने हो जाते हैं, दीर्घ जो प्लुत स्वर है वो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमने हल किया, इसमें हमने देखा कि ह्रस्व स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई उ री री, और दीर्घ जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, और हमने सारी बातें कर ली। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और आप इसके ऊपर विचार कीजिए कि इसमें प्रश्न सही होगा कैसे, इसमें विकल्प कौन सा सही होगा। पहला जो विकल्प जो आप देख रहे हैं, प्रश्न जो है अपना, पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें है क्या। ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न किम, स्वरों का क्या पूछा गया, इसमें आभ्यंतर प्रयत्न पूछा गया है। देखिएगा, प्रयत्न जो है वो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका आभ्यंतर और एक होता है आपका बाह्य प्रयत्न। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है आपका कौन सा, बाह्य प्रयत्न। यहां पे पूछा है स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न, किसका आभ्यंतर प्रयत्न, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न। और स्वर जो आभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न मूल रूप से कितने होते हैं, तो मूल रूप से आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 5। और 5 की अपन बात करें, इसमें एक तो स्पृष्ट होता है, एक ईसद स्पृष्ट होता है, एक ईसद विवृत, एक विवृत और एक समृत। जिसमें 5वां नहीं है, वो 5वां मैं यहां पे लिख देता हूं, और वो 5वां जो होता है आपका वो क्या होता है, ईशत विवृत, ईशत विवृत। एक होता है स्पृष्ट, एक होता है ईसद स्पृष्ट, एक होता है विवृत, एक होता है समृत, और एक होता है ईशत विवृत। इस प्रकार से आभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। और भट्टोजी दीक्षित जहां पे एक आते हैं विद्वान आते हैं जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की, भट्टोजी दीक्षित यूं कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, मेरे अकॉर्डिंग भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि मैं सिर्फ 4 आभ्यंतर प्रयत्न को मानता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईशत विवृत के वर्णों को किस में माना है, विवृत में माना गया है। और अब यहां पे अपन बात कर रहे थे कि स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न किम, क्या स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, स्वर किस आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। तो स्वर स्पृष्ट में आते हैं क्या, नहीं जी, स्पृष्ट में नहीं आते। स्पृष्ट में तो कैसे लेकर मैथ तक के वर्ण आते हैं, कैसे लेकर मैथ तक वर्ण आते हैं, कैसे लेकर मैथ तक वर्ण होते हैं 25, और ये 25 वर्ण जो कहलाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, स्पृष्ट वर्ण। यहां पे वर्ण आते हैं कैसे लेकर मैं तक। उसके बाद में दूसरा जो आता है आपका क्या आता है, ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट में भैया अंतस्थ वर्ण आते हैं, य व र ल, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ईसत स्पृष्ट में आते हैं। फिर आता है आपका क्या, ईसत विवृत। ईसत विवृत के अंदर आते हैं उष्म वर्ण आते हैं, और उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं अपने, से और है। ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण कौन से होते हैं, ईसत विवृत। विवृत में सारे के सारे अच आते हैं विद्यार्थियों, विवृत में सारे के सारे क्या आते हैं, अच। और अच को संस्कृत में स्वर को क्या कहा गया है, अच। इसका मतलब स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न किम, तो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सबने इस ऑप्शन को चुना होगा, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं स्पृष्ट वर्ण, दोबारा देखते हैं। सबसे पहले कि आभ्यंतर प्रयत्न होते कितने, प्रयत्न होते हैं 2, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। प्रयत्न होते हैं 2, एक आभ्यंतर एक बाह्य। इसके बाद हमने बात की कि आभ्यंतर होते हैं 5, बाह्य होते हैं कितने, 11। बाह्य कितने होते हैं, 11, और आभ्यंतर कितने होते हैं, 5। 5 में कौन कौन से, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृत। स्पृष्ट में कैसे लेके मैं तक 25 वर्ण, ईसद स्पृष्ट में य व र ल, विवृत में सभी के सभी स्वर, समृत में अपना आता है ए, और ईसद विवृत में आते हैं अपने से है। इस प्रकार से सारे के सारे वर्ण इसमें शामिल किए जाते हैं, तो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न हो गया अपना विवृत। 2 क्वेश्चन हमने इसमें देखे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न आता है कि ईषद विवृत प्रयत्न वर्णः सन्ति। ईषद विवृत प्रयत्न वर्ण कौन से हैं, तो ईषद विवृत, अभी हमने बात की थी कि आभ्यंतर यत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अभी पीछे हमने प्रश्न में बात की थी, आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं बेटा जी, 5। और 5 में हमने बात की थी, एक तो हमने बात की थी स्पृष्ट, फिर ईसद स्पृष्ट, फिर ईसद विवृत, विवृत और समृत। यहां पे हमें पूछा क्या गया है कि ईसद विवृत
प्रयत्नः वर्णः सन्ति। ईषद विवृत जो प्रयत्न है उसमें वर्ण कौन से आते हैं? तो आप लोग सारे, शायद मैं आशा करता हूं आप लोगों ने सबने इसको प्रश्न को देखा भी होगा और इसको समझा भी होगा। ये भी सेकंड ग्रेड 2014 में प्रश्न आया हुआ है कि ईषद विवृत प्रयत्न कौन से होते हैं। तो ईषद विवृत में वर्ण कौन से आते हैं? अभी हमने बात की, स्पृष्ट में हमने बात की, कैसे लेके मैं तक बात की। फिर हमने बात की ईषद स्पृष्ट में। ईषद स्पृष्ट में अपने कौन से आते हैं? यरलव आते हैं। उसके बाद हमने बात की ईषद विवृत में। ईषद विवृत में कौन से वर्ण आते हैं? स से आते हैं। फिर विवृत में कौन से आ जाते हैं? स्वर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप बात करें तो ईषद विवृत में जो वर्ण आते हैं कौन से आते हैं अपने? स है। कौन से आ जाएंगे? स्पृष्ट में आ जाएगा कौन सा अपना? स्पृष्ट में आते हैं कैसे लेके मैं तक। ईषद स्पृष्ट में वर्ण आते हैं अपने कौन से? यवरल है। फिर आते हैं आपके क्या? ईषद विवृत। ईषद विवृत में सारे के सारे वर्ण कौन से आते हैं? स आते हैं। और फिर आता है अपना विवृत। विवृत में सारे के सारे स्वर आते हैं, है ना। फिर आता है अपना समृत। तो समृत में अपने जो होता है प्रयोग दशा में और प्रकृति दशा में एक ही बात करेंगे अपन आगे, तो अपन इसमें करते हैं। विवृत एक ही बात अपन कर रहे थे। ए जो है, एक दशा होती है प्रयोग दशा, एक तो दशा होती है अपनी प्रयोग दशा, और एक दशा होती है अपनी प्रक्रिया दशा। प्रक्रिया दशा एक। दूसरी बात अपन करेंगे इसमें, एक शब्द हम पढ़ते हैं विवृत और एक शब्द अपन पढ़ते हैं समृत। सुनना, बात एक ही है, संघर्ष एक ही, लड़ाई एक ही है। तो लड़ाई ए में अपन क्या करें कि भाई ए जो है, ए विवृत में भी आता है और ए समृत में भी आता है। तो समृत में जो ए है, समृत में जो ए है वो ए कौन सा है? प्रयोग दशा में। प्रयोग दशा में ए क्या होता है? समृत होता है। और प्रक्रिया दशा में जो ए है वो क्या होता है? विवृत होता है। ध्यान रखेंगे, प्रयोग दशा में ए क्या होता है? समृत। और प्रक्रिया दशा में जो ए है वो कौन सा अपना? विवृत है। तो हम बात कर रहे थे ईषद विवृत, और ईषद विवृत में अपने कौन से ऑप्शन में कौन से आ जाएंगे? स है आ जाएंगे। यरलव नहीं, यवरल कर्म होता है। इनका कर्म संस्कृत में यवरल होता है। और ये यरलव आते किस में? ईषद स्पृष्ट में आते हैं। ये तो यरलव किस में आता है? ईषद स्पृष्ट में। गैज़ ये तो वर्गों का तीसरा वर्ण है। ये तो कौन सा वर्ण है? ये वर्गों का तीसरा वर्ण है। वो तो जसत्व संधि में काम आता है। ये तो कहां काम आते हैं? जसत्व संधि में काम आते हैं। ए यू तो कोई बात ही बोलता है। तो इसमें सही कौन सा हुआ अपना? स है। चौथा प्रश्न अपना आता है वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। 2014 परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। वैकार, वैकार का मतलब वै का यहाँ पे क्या पूछा है? उच्चारण स्थान पूछा है। वै का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो हम पढ़ते हैं वकारस्य दंतोष्ट। अरे भाई, कुल उच्चारण स्थान की बात आए तो कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिसमें से प्रत्यक्ष पूछे तो 7 होते हैं और एक प्रत्यक्ष, एक जो पूछे वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष होता है 1, प्रत्यक्ष होते हैं अपने 7। वकार से उच्चारण स्थान, वैकार का उच्चारण स्थान, तो वकार से दंतोष्ट, वकार से दंतोष्ट। वैकार का उच्चारण कहां से होता है? दंतोष्ट। तो एदई तो है कंठ तालु, ओदऊ तो है कंठोष्टम। ए और ऐ, इनका उच्चारण कहां से होता है? कंठ तालु से। ओ और औ, इनका उच्चारण कहां से होगा? अपना कंठोष्ट। वकार का दंतोष्ट। मूर्धा तो रीटू रसाणा मूर्धा होता है। मूर्धा तो क्या होता है? रीटू रसाणा मूर्धा होता है। कंठ तालु, ए दई तो है कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ तालु से। कंठोष्ठम, ओदऊ तो है, ओदऊ तो है कंठोष्ठम, ओदऊ तो है कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। ए और ऐ का उच्चारण कंठ तालु से होता है। वै का उच्चारण तो भैया दंत और वकारस्य दंतोष्ट है। वकार का उच्चारण दंतोष्ट है। मूर्धा, रीटू रसाणा मूर्धा, रीटू रसाणा मूर्धा। री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य श, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। तो इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न का आंसर देखा, चौथे आंसर देखा। आगे वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पांचवा प्रश्न आता है सुबंता नाम तिगंता नाम चाहे का संज्ञा। 2014 परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसने कहा सुबंत और तिगंत में कौन सी संज्ञा होती है? सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है? तो सुप तिगंतम पदम, एक संस्कृत में सूत्र आता है, संज्ञा विधायक सूत्र आता है। सुप तिंग अंतम पदम, सुप तिंग अंतम पदम, सुप तिंग अंतम पदम। सुबंता नाम तिगंता नाम। सुप और तिंग की कौन सी संज्ञा होती है? तो सुप और तिंग की संज्ञा होती है कौन सी? पद संज्ञा। संहिता संज्ञा जो होती है वो संहिता संज्ञा होती है किसकी? संधि की होती है। अवसान तो समाप्ति को कहते हैं, अवसान तो समाप्ति। इत संज्ञा तो अलग ही विषय है। इत संज्ञा विधायक सूत्र आता है आपका हलंत्यम। इत संज्ञा विधायक सूत्र आता है आपका हलंत्यम। कौन सा सूत्र आता है? हलंत्यम। ध्यान रखोगे, संहिता संज्ञा किसकी होती है? संहिता की होती है। अवसान तो समाप्ति है, अवसान तो समाप्ति है, खत्म है। पदम, पद संज्ञा होती है सुप और तिंग की। सुबंतम,
सुबंतम तिगंतम पदम, सुप तिंग अंतम पदम। सुप और तिंग की जो संज्ञा होती है कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। इत संज्ञा का विधायक सूत्र याद रखना, इत संज्ञा का विधायक सूत्र होता है हलंत्यम। अंतिम हलंत वर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। तो पांचवा देखा। छठा है वर्णानाम अदर्शने का संज्ञा भवती। विद्यार्थियों प्रश्न को समझा करो, वर्णानाम अदर्शने, यहां प्रश्न को ढंग से समझो। बड़ा कोई भी शब्द होता है उसको हमेशा विच्छेद करते हुए पढ़ो। अगर बड़े शब्द को एक साथ लगातार उसको पढ़ोगे तो समझने में, अर्थ समझने में थोड़ी सी क्या आएगी? दिक्कत आएगी। विशेषतः है जो संस्कृत पात्रता वाले जो कर रहे हैं बच्चे, वो उनको लिए मैं विशेष उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो जो है बड़ा कोई भी संस्कृत का पद है उसको बीच में से संधि विच्छेद करके उसको अलग अलग करके आसान करके उसको पढ़ने की कोशिश करें। वर्णानाम अदर्शने, यहां पे शब्द आता है वर्णानाम अदर्शने, दर्शने नहीं बल्कि क्या, वर्णानाम, मैं हलंत होता है और मैं में अदर्शने वाला ए चला गया है, इसलिए बना है वर्णानाम दर्शने। तो इसको पढ़ेंगे वर्णानाम अदर्शने का संज्ञा भवती। वर्णों का जो अदर्शन है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? 2014 परीक्षा में आ चुका है। एक तो इसमें शब्द लिखा है अभाव, क्या होता है? एक इसमें संहिता, संहिता की बात हमने यहां पे कर ली थी। संहिता तो संधि को कहते हैं, वर्णों के अदर्शन की कोई बात ही नहीं है। एक इसमें आता है लोप, एक इसमें आता है संयोग। तो संयोग तो इसका सूत्र हलो अनंतरा संयोग है। संयोग जो होता है वो व्यंजनों के मध्य होता है। संयोग हमेशा किसके बीच में होता है? व्यंजन के मध्य। संयोग किसके बीच में होता है? व्यंजनों के मध्य। और व्यंजन के मध्य क्या होता है? हलो अनंतरा संयोग है। व्यंजनों के मध्य हमेशा संयोग होता है। वे व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ही ना हो, उन समस्त व्यंजनों की कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। तो संयोग की बात तो नहीं पूछी, इसमें से पूछा है कि वर्णों का अदर्शन क्या कहलाता है, वर्णों का दिखाई न देना क्या कहलाता है। तो वर्णों का दिखाई न देना विद्यार्थियों क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। अभाव की कोई बात ही नहीं है। संहिता संधि को कहते हैं। संयोग तो व्यंजनों के बीच में होता है। लोप, लोप क्या है? वर्णों का अदर्शन, वर्णों का दिखाई न देना क्या होता है? अपना लोप कहलाता है। तो हमने 5 का प्रश्न देखा, 6ठा प्रश्न देखा। उसके बाद अपन देखते हैं 7 और 8 प्रश्न। 7वां प्रश्न ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा है कि उच्चारण यत्न है कति विधो अस्ति। उच्चारण यत्न कितने प्रकार के हैं? उच्चारण यत्न है कति विधो। उच्चारण में जो यत्न है, यत्न अभी हमने बात की कि प्रयत्न या यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो अब इसमें जो बनता है आंसर बनता है वो कौन सा? द्विधा। द्विधा का मतलब 2 प्रकार के। उच्चारण में जो यत्न होते हैं, यत्न का मतलब प्रयास, वर्ण को उच्चारित करने के लिए जो शरीर में जो यत्न किए जाते हैं, एक यत्न होता है आंतरिक यत्न, शरीर के अंदर का यत्न, और एक होता है शरीर के बाहर का यंत्र। तो दो प्रकार के यत्न बनते हैं। एक बनता है अपना अभ्यंतर और एक बनता है अपना बाह्य प्रयत्न। और अभ्यंतर की हमने बात की थी कि अभ्यंतर यत्न होते हैं 5 और बाह्य यत्न हमने बात की थी उसकी संख्या होती है 11। और इस प्रकार से यत्न जो है वो कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक अभ्यंतर और एक बाह्य। 8वां जो प्रश्न आता है लोप संज्ञा विधायक सूत्र। 2018 में यह प्रश्न आ चुका है। लोप संज्ञा सूत्र विधायक, लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। लोप संज्ञा का सूत्र क्या है? एक तो दे रखा है अदर्शनम लोप है, एक दे रखा है तस्य लोप है, एक दे रखा है हलंत्यम, एक दे रखा है नए कॉपी। नए कॉपी का मतलब तो है कोई भी नहीं। नए कॉपी का अर्थ है कोई भी नहीं। हलंत्यम तो अभी अभी हमने बात की थी। हलंतम तो किसकी इत संज्ञा का सूत्र? ये किसकी संज्ञा का सूत्र है? इत संज्ञा विधायक सूत्र है। हलंत्यम क्या है बेटा? हलंत्यम तो इत संज्ञा विधायक सूत्र है। तस्य लोप है, तस्य लोप है जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप करता है। ये जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या करता है? लोप करता है। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम, और हलंत्यम जिसकी इत संज्ञा करता है उसका तस्य लोप है क्या कर देता है? लोप कर देता है। अदर्शनम लोप है जो दिखाई नहीं देता है उसकी लोप संज्ञा होती है। तो लोप संज्ञा सूत्र विद्यते। लोप संज्ञा का सूत्र कौन सा गया विद्यार्थियों? अदर्शनम लोप है। इस प्रकार से हमने इस सूत्र को देखा। अगला प्रश्न जो अपना आता है, अगला प्रश्न आता है कि रीटू रसाणाम उच्चारण स्थानम किम। अभी अभी हमने बात की थी, 2018 में यह प्रश्न आ चुका है। रीटू रसाणाम, रीटू रसाणाम। रीटू रसाणाम का मतलब री, टू का मतलब पूरा ट वर्ग, ट ठ ड ढ पूरा ट वर्ग, और एक इसमें आता है रे और एक आता है ये स। इन सब का उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान आप सबको पता है विद्यार्थियों क्या होता है? मूर्धा होता है। कंठ का तो क्या होता है? अकु है, विसर्जनिया नाम कंठ है। अकु है, विसर्जन नाम कंठ है। ए आ क वर्ग है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। तालु, इचू यसा नाम तालु, दोनों ई, लघु और गुरु दोनों ई चू वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, य और स, ई दोनों ई। फिर इसमें आता है च वर्ग, च वर्ग, एक आता है इसमें य और एक आता है इसमें स। इन सब का उच्चारण कहां से होता है? तालु। दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ, अभी अभी हमने पढ़ा था। वह का उच्चारण कहां से होता है? दंतोष्ठ से होता है। तो कंठ से, कंठ का आपने देखा कि ए आ क वर्ग है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। मूर्धा हम देख रहे हैं री, दोनों री, छोटी री और बड़ी री दोनों री, री ट वर्ग, र और श, इन सब का उच्चारण कहां से होता है?
मूर्धा से होता है। कंठ का ए आ कै वर्ग और है और विसर्ग इनका होता है तालु। तालु में ईचु यसनम दोनों ई च वर्ग य वर्ष इनका तालु। दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, वह का उच्चारण कहां से होगा? दंतोष्ठ से। अगला प्रश्न, केसाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति, किन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है? केसाम वर्णानाम, किन वर्णों का उच्चारण स्थानम उच्चारण स्थान नासिका है? किन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है? पहला ऑप्शन आता है अनुस्वार श्यामानाम च, अनुस्वार का। दूसरा आता है स्वरों का। तीसरा आता है अंतस्थों का। चौथा कोई नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। हम इसकी बात करते हैं पहले एक नंबर की, अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार्यमानाम च, अनुस्वार, अनुस्वार का। बिल्कुल अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? नासिका से होता है। स्वरों का, स्वरों का कहां से? स्वरों का नासिका से कहां होता है? तो गलत बात है। अंतस्थ, अंतस्थ में तो भाई यवरल आते हैं। अंतस्थ में तो आपके यवरल वर्ण आते हैं और यवरल का वर्ण उच्चारण स्थान नासिका थोड़ी है। गलत बात। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ? अनुस्वारम। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहां से होता है? नासिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारम अचः कति, पाणिनि की शिक्षा के अनुसार अच कितने होते हैं? 2018 का यह प्रश्न बताते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अच कितने होते हैं? अच का मतलब, अच का मतलब स्वर है। स्वर कितने होते हैं? पाणिनि ने स्वर कितने माने हैं? स्वर इसने कहा एक विंशति, मतलब क्या? एक विंशति मतलब 21। इसने कहा विंशति, विंशति का मतलब 20, विंशति का मतलब 20। एको नय विंशति, एको नय विंशति, एको नय विंशति का मतलब होता है 19। पंचविंशति, पंचविंशति का मतलब होता है 25। तो हम बात करें इसमें एक विंशति, एक विंशति बिल्कुल करेक्ट प्रश्न है। 21 या 22 माने। उन्होंने पाणिनि ने कहा कि स्वरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 21 या 22। हमने बात की प्लुत स्वर में अगर लरी को मानते हैं तो 22 और नहीं मानते हैं तो कितने होते हैं? 21। विंशति नहीं होते भाई, गलत बात है। विंशति नहीं होते। एक कोण है विंशति, एक विंशति और एक कोण है विंशति में अंतर समझना। ये एक कोण है, एक कोण, एक प्लस ऊन, ऊन का मतलब होता है कम। एक कम है किसमें? विंशति, विंशति माने 20 में, 20 में एक कम है तो कितने हुए? 19। और पंचविंशति का मतलब होता है 25 का मतलब इसका आंसर कौन सा बन गया? एक विंशति। चलो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 12 का। वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति, वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि, वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 10, 9, 8, 7 कितने होते हैं? तो वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 7 होते हैं प्रत्यक्ष, 1 होता है अप्रत्यक्ष। कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। और अगर विकल्प में 8 नहीं आए, 8 नहीं आए तो हम किसको सही मानेंगे? 7 को सही मानेंगे। यहां पे 8 है, इसका मतलब वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न 15वां प्रश्न 2013 में प्रश्न आया, बताते हैं संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा किसकी होती है? अभी अभी हमने बात की थी। संयोग संज्ञा भविष्यति, संयोग संज्ञा होगी किसकी? किसकी होती है संयोग संज्ञा? तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, हलो अनंतरा संयोग है। हलो, हलो मानी हल, हल मतलब व्यंजन, अनंतरा मानी बीच, व्यंजनों के बीच में। हलो अनंतरा संयोग है, व्यंजनों के बीच में, व्यंजनों के बीच में। यहां तो कहता है दो स्वरों के बीच में, नहीं भाई गलत बात है। यहां कहता है द्वयो व्यंजनों मध्य, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दो व्यंजनों के बीच में क्या होता है? संयोग होता है। द्वय वाक्य, नो नो, वाक्य के बीच में नहीं। द्वय पदियों, नहीं, गलत बात है। दो व्यंजनों के बीच में क्या होता है? संयोग संज्ञा होती है। तो संयोग संज्ञा जो होती है वो किसके बीच में होती है? दो व्यंजनों के बीच में होती है। अगला प्रश्न पूछे आपने 16 कि तय वर्गस्य उच्चारण स्थान है। तय वर्गस्य उच्चारण स्थान, अभी अभी हमने बात की थी। ये भी प्रश्न 2013 में आया हुआ बताते हैं। तो 2013 में आया हुआ प्रश्न था कि तय वर्गस्य, तय वर्ग मतलब तय वर्ग का उच्चारण स्थान। तो हमने पढ़ा था लृ तु लसानाम दंताः। हम पढ़ते हैं लृ तु, लृ और तू का मतलब तय वर्ग, ल और तीसरा स, इन सब का उच्चारण स्थान कहां से होता है? दंत से होता है। ओष्ठ से नहीं होता भाई, ओष्ठ से नहीं होता। उपपद्मान्य नाम ओष्ठ, उ प, उ आता है प वर्ग, उ प वर्ग, उ और प वर्ग, और प वर्ग के साथ दो उपधमानीय वर्ण भी आते हैं, उनका उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। तालु, तालु ईचु ऐसा नाम तालु, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था। ई च वर्ग, य और श, यह और श, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? तालु से। दंत, दंत से तो हम पढ़ रहे हैं लृतु लसा नाम दंता, लृतु लसा नाम। तय वर्ग का उच्चारण दंता से होता है। कंठ, अभी अभी हमने बात की थी, अकु है विसर्जन नाम कंठ है। ए आ क वर्ग है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। तो 16वें प्रश्न का उत्तर हमारे पास मिला तय वर्ग का उच्चारण, तय वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? लृतु लसा नाम दंता। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। आप सभी भी कर पा रहे हैं और मेरे करने से पहले उसका आंसर दे दिया करो, है ना। और ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये यूं अनवरत जारी रहेगी।
और आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक एक प्रश्न को आप ढंग से पढ़ो और उसका पहले मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद उसके बारे में, आंसर के बारे में सोचो और मिलाओ कि मैं जो प्रश्न चुन रहा हूं वो सही चुन रहा हूं या गलत चुन रहा हूं। और बिल्कुल हिम्मत मत हारो, बहादुर बनो और ये जंग अपने को जीतनी है। और इस जंग में आप जितने ज्यादा मेहनत करोगे, जितने ज्यादा अभ्यास और अनुक्रिया करोगे, आप उतनी ही सफलता के करीब चलते चले जाओगे, है ना। और जो हार जाते हैं, वो पहले से थक जाते हैं ना, उनको कोई युद्ध, कोई वो किसी प्रकार का युद्ध जीत ही नहीं सकते यार। जो हार गए, टूट गए, टूटे हुए को कोई नहीं जोड़ सकता। जो टूट गए वो टूट गए। टूटना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। अपने को बहुत अच्छी सी इसमें बात अपने को करनी है। जो अगला प्रश्न जो अपना बनता है वो अपन बात इसमें करते हैं। तो 17वां जो प्रश्न बनता है वो 17वां प्रश्न क्या है, इससे पहले कुछ प्रश्न छूट तो नहीं गए हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न क्या कहता है, विसर्ग से उच्चारण स्थान नमस्ते। विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है भाई। विसर्ग का उच्चारण स्थान तो क्या आपको पता है, अकु है विसर्जन नाम कंठ है, अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। तो विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है बेटा, कंठ से होता है। कंठोष्ठ नहीं भाई, कंठोष्ठ नहीं, कंठोष्ठ नहीं, कंठोष्ठ नहीं, है ना। दंता नहीं, नहीं नहीं नहीं, विसर्ग का उच्चारण तो कहां से होगा, कंठ से होगा। 18वां प्रश्न, इत संज्ञक विधायक सूत्र। इत संज्ञक, अभी अभी हमने बात की थी, इत संज्ञक विधायक सूत्र क्या होता है, हलंतम तस्य लोप है तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप करता है। ऐदर्शनम लोप है तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। ऐदर्शनम लोप है तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। तस्य लोप है तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप करता है। और इत संज्ञक विधायक सूत्र आता है आपका कौन सा, हलंत्यम। ऑप्शन नंबर 1 दोबारा सुन लीजिए, इत संज्ञा विधायक सूत्र होता है हलंत्यम। तस्य लोप है तो उसका लोप करता है जिसकी हलंत्यम इत संज्ञा करता है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप है, लोप कर देता है। और ये लोप है क्या, लोप क्या है, इस बात को किसने समझाया, अदर्शनम लोप है। जो अदर्शन है, जो दिखाई नहीं देता, वह लोप है। नो कपी, इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो बात अपन करेंगे 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कहता है आभ्यंतर प्रयत्न कतिविध। आभ्यंतर प्रयत्न कतिविध। आभ्यंतर प्रयत्न अभी अभी हमने बात की थी। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार की हमने बात की थी। इसमें स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृत। इसी प्रकार देखना बार बार उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्ण विचार टॉपिक में से बार बार उच्चारण स्थान के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें आभ्यंतर को पूछ लिया, बाह्य का पूछ लिया, आपका इसमें इत संज्ञा विधायक सूत्र पूछ लिया, आपका इसमें लोप संज्ञा विधायक सूत्र पूछ लिया, उच्चारण स्थान पूछ लिया। इस प्रकार के प्रश्न इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। हरिश्व और लघु की बात इसमें कर ली, है ना। तो अब अंतिम प्रश्न जो अपना बनता है, अंतिम प्रश्न कहता है कि उच्चई है इति का संज्ञा वर्तते। विद्यार्थियों, उच्चई है, उच्चई को अपन क्या कहते हैं, उदात कहते हैं। उच्चैर उदात है, नीचैर अनुदात है, समाहार है स्वरित है। पाणिनि ने कहा कि प्रत्येक स्वर जो है, प्रत्येक स्वर, पाणिनि ने कहा कि प्रत्येक स्वर उदात होता है, प्रत्येक स्वर अनुदात होता है, प्रत्येक स्वर अनुदात होता है, प्रत्येक स्वर स्वरित होता है। प्रत्येक स्वर 3 प्रकार की बात की उसने, उदात, अनुदात और स्वरित। उदात का उन्होंने सूत्र दिया उच्चैर उदात है, उदात का उन्होंने सूत्र दिया उच्चैर अनुदात है, अनुदात का उन्होंने दिया नीचैर अनुदात है, उदात का दिया उच्चैर उदात है, अनुदात का दिया नीचैर अनुदात है, स्वरित का दिया उन्होंने समाहार है स्वरित है, समाहार है स्वरित है, समाहार है स्वरित है। तो उच्चई जो होगा वो किसका होगा विद्यार्थियों, उदात का होगा। उच्चारणम कुछ नहीं, नदी, नदी नहीं भाई, नदी तो अलग बात है। घी, घी संज्ञा भी अलग है। शेषो घे सखी वाली बात आती है, नहीं ये बात भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज ये जो अपने हैं ये 20 ही प्रश्न हैं, आज की श्रृंखला में 20 लेके आए। कल हम और कुछ उच्चारण स्थानों के या कुछ वर्ण विचार के प्रश्न और कुछ आगे वाले टॉपिक के, आगे वाला टॉपिक का मेरा अभिप्राय है संधि विषय को लेकर के, संधि वाले बिंदु को लेकर के अपन एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। गत वर्षों में परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों का संकलन थोड़ा बहुत हम आपके पास लेके आ पाते हैं, और वो प्रश्न लेके आते हैं जो पात्रता में, ग्रेड 2 में और ग्रेड 1 में बच्चों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो। इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति है और हम चाहते हैं कि प्रयास ऑनलाइन स्टडी से आप जुड़ करके और अपनी सफलता को, अपने सफलता के शिखर को आप चूमो और वहां पे आप अपने विकास की उन्मुखता को प्राप्त करो और सफल हो जाओ। ये हमारी एक मनोकामना है। तो दोस्तों, कल अपन पुनः इसी समय इसी वक्त दोबारा मिलते हैं। चलो, जय हिंद, जय भारत।